Hello everyone, today we will discuss about the topic biomechanics and sports. In this chapter, we will discuss about the projectile and the importance of biomechanics, laws of motion, friction, and their types. So let's start from the definition of biomechanics. What do you mean by biomechanics? Biomechanics means a branch of science in which we study the forces that are applied by our body either internally or externally. हमारी बॉडी के द्वारा इंटरनली और एक्सटर्नली जो फोर्सेस अप्लाई करे जाते हैं उन फोर्सेस के बारे में स्टडी करना एंड व्हाई दिस फोर्सेस वी अप्लाई उसके बारे में स्टडी करना वो बायोमैकेनिक्स के अंदर आता है. स्पोर्ट्स में एक वर्ड है प्रोजेक्टाइल दैट यू हैव स्टडीड इन द फिजिक्स. प्रोजेक्टाइल मीन्स एनी ऑब्जेक्ट दैट वी प्लेस इन द एयर. कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम एयर में प्लेस करते हैं दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल. Like any ball, any football, cricket ball, volleyball, these all are like a projectile. Whenever we displace these objects in the air, then after some time they will get back to the surface. Surface से वापस आ जाते हैं. Why? Reason है gravity, or you can say gravitational force. That means some factors affect the projectile for their displacement and for their movement. इनके मूवमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो इस प्रोजेक्टाइल को उसकी डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट को कैसे करना है या डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं. अभी प्रोजेक्टाइल की बात हम बार बार क्यों कर रहे हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स में, क्योंकि आपने देखा हो जो भी प्रोजेक्टाइल या जो भी ऑब्जेक्ट हम एयर में प्लेस करते हैं तो वो प्रोजेक्टाइल को हमने कैसे प्लेस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इट मैटर्स अ लॉट. इसके लिए कुछ फैक्टर से अगर बात करें तो पहला फैक्टर होता है एंगल ऑफ रिलीज. किस एंगल से आप प्रोजेक्टाइल को रिलीज कर रहे हैं इट मैटर्स अ लॉट. अगर 45 डिग्री से किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप रिलीज करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाती है. यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस. अब कुछ समय के बाद तो प्रोजेक्टाइल जो है वो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिरी जाएगा, वो बॉल नीचे गिरी जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण या उसके मास के कारण. अगर मास यानी कि उसका वेट ज़्यादा है और वेलोसिटी कम लगाई है आपने तो भी वो जल्दी सरफेस में गिर जाएगी, ज़मीन पे गिर जाएगी. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉल, फुटबॉल, शटल. तो अपने जो ऑब्जेक्ट है, जो भी प्रोजेक्टाइल है उसे सही जगह पर सही पोजीशन में पहुंचाने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम कितनी वेलोसिटीज़ पे अप्लाई करें, कौन सा एंगल अप्लाई करें जिससे कि हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल जाए. इफ यू विल थिंक दीज फैक्टर्स इन आवर माइंड then we can get the maximum output. जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा और आउटपुट भी हमें मैक्सिमम मिल जाएगा. एक और फैक्टर है स्पिन यानी कि घूमते हुए. Whenever we displace any projectile or any object in the air in the spin form, घुमाते हुए डिस्प्लेस करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन. कोई नॉर्मल कंडीशन में डिस्प्लेस करते हैं उसके कंपेयर में अगर स्पिन करते हुए ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता है. अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल दैट इज द हाइट. किसी भी हाइट से, पर्टिकुलर हाइट से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोजेक्टाइल को डिस्प्लेस करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सरफेस. तो दीज आर सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोजेक्टाइल जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा इम्प्रूव करने के लिए. Now, what are the importance of biomechanics in the sports? क्या importance है? Why we are discussing this topic biomechanics? So first of all, first point is understanding the human movement. If you discuss or if you study the biomechanics or the forces that are applied by our body,
देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द ह्यूमन मूवमेंट ऑल्सो. हमारा मूवमेंट कैसा है उसको भी हम ईजिली समझ लेते हैं. इफ़ यू परफॉर्म इन अ प्रॉपर मूवमेंट और an accurate movement, then the displacement and the performance will automatically improve. Efficient movement, whenever you understand the human movement, then you can take a proper initiate for enhancing the movement, for enhancing the performance of your movement. हमारा जो मूवमेंट है उसकी परफॉर्मेंस, हम किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए भी हमें बायोमैकेनिक्स के बारे में समझना ज़रूरी है. जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि एंगल ऑफ रिलीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर एंगल ऑफ रिलीज पता है आपको किस एंगल से रिलीज करना है, तो पर्टिकुलर टारगेट है जहाँ तक आपको प्रोजेक्टाइल को पहुँचाना है, यू कैन ईजिली गो फॉर दैट. करेक्ट मूवमेंट, जब हमें मूवमेंट के बारे में पता है, एफिशिएंसी के बारे में पता है, तो मूवमेंट करेक्ट भी होगा. उसकी एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, ऑप्टिमम हो जाएगी. जब ऑप्टिमम हो जाएगी तो परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर्स बेटर होगी. Prevent injuries. If you know the human movement, if you know that how to make your movement correct or effective, then easily you can make yourself away from the injuries. You can prevent yourself from the injuries. अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं. अगर आपको मूवमेंट के बारे में पता है, जॉइंट्स के बारे में पता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, कि ऑब्जेक्ट कोई भारी ऑब्जेक्ट आपके पास है, शॉर्ट पुटी है सपोज, और आप उसको सही तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन गेट हर्ट, आपको चोट लग जाएगी. तो दिस बायोमैकेनिक्स हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट, टू अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट, हेल्प इन रिसर्च वर्क आल्सो. जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है तो और अच्छा इम्प्रूव कैसे करें, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे डेवलप करें, थॉट्स कैसे डेवलप करें, टेक्निक कैसे डेवलप करें, वो चीज़ें डेवलप करना आसान हो जाता है. जब ह्यूमन मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं, मूवमेंट को करेक्ट कर लेते हैं, इंजरी से बच जाते हैं, तो पता है आपको कि अब क्या क्या जगह पर कौन से चेंजेस करें कि कंडीशंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए. तो रिसर्च वर्क में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करती है. तो बायोमैकेनिक्स की स्टडी करने के बाद ये सब जो पॉइंट्स बताए आपको हमने, ये इन सब पॉइंट्स में इम्प्रूवमेंट भी होता है और रिसर्च वर्क भी अच्छा हो जाता है. तो दीज आर द सिंपल importance of the biomechanics in sports. Now next is a type of movement. हम बहुत देर से बात कर रहे थे मूवमेंट क्या है. मूवमेंट के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, काइनेसियोलॉजी कहलाता है. एज यू नो दैट whenever we study the movement, that is known as the काइनेसियोलॉजी. ये मूवमेंट जो है इसके कुछ टाइप्स है, किस तरीके से मूवमेंट होता है. बॉडी का मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं, इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड, इफ यू आर बेंडिंग आवर जॉइंट्स इन एनी डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं उस मूवमेंट को क्या कहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्लेक्शन. फ्लेक्शन क्या होता है. फ्लेक्शन मीन्स व्हेनेवर द एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीजेस, किसी भी दो बोन के बीच में एंगल डिक्रीज होता है, तो सच काइंड ऑफ मूवमेंट और सच काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज फ्लेक्शन. जैसे आपका हैंड है और हैंड को आपने फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पे एंगल डिक्रीज हो गया. नी जॉइंट पे एंगल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. सॉरी, एल्बो जॉइंट पे या फिर नी जॉइंट पे या एल्बो जॉइंट पे एंगल क्या हो गया, डिक्रीज. एंगल डिक्रीज हो गया तो ये मूवमेंट को हम कहेंगे फ्लेक्शन. अब इसके एक्सटेंशन यहीं पर एल्बो जॉइंट या फिर नी जॉइंट नीचे पैर पे, उनमें जब एंगल बढ़ रहा है, एंगल इंक्रीज बिटवीन द टू बोन्स, दो बोन्स के बीच में जब एंगल इंक्रीज होता है, सच काइंड ऑफ कंडीशन इज नोन एज द एक्सटेंशन. उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन. तो दोनों कंडीशन सिंपल मूवमेंट है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. ये फ्लेक्शन बेंड करना, एक्सटेंशन रिलैक्स करना. और साइंटिफिक वे में एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीजेस इज नोन एज द फ्लेक्शन. एंगल बिटवीन टू बोन
increases, that is known as the extension. Next movement is the abduction. Abduction away from the body and adduction towards the body. which is हमारी simple away from the body, body से बाहर जा रहे हैं, that is the abduction. Body के close आ जाते हैं, कोई body का part हमारा या either the hands or the legs पास आएगा body के तो adduction, दूर जाएगा तो abduction. Next movement is elevation. Elevation means जैसे elevate करना, उठाना. Shoulders हैं, hands हैं, आपको ऊपर की तरफ elevate करते हैं, that is known as elevation. और depression जब नीचे की तरफ करते हैं movement, that is known as a depression. यानी moving downside. Moving upside is elevation and moving downside is depression. It is also a type of movement. Next is a dorsiflexion. Dorsiflexion जो movement है वो foot के movement को directly indicate करता है. If your foot moves upwards, face की तरफ अगर foot आपका ऊपर की तरफ move करेगा, that is a dorsiflexion. And if the foot move downwards, it means towards the surface, then that is known as a plantar flexion. Except in these movements, few movements are like supine, supination भी कहते हैं, and there's a pronation. Supination, as you know, supination means face towards upside. फेस आपका ऊपर की तरफ है, आप लेटे हुए हैं टू बैक, पीठ के बल जब लेट जाते हैं, दैट इज सुपाइन कहलाता है. दैट पोजीशन इज नोन एज सुपाइन. प्रोन और द प्रोनेशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच यू लाइंग ऑन द सरफेस टू बेली, पेट के बल लेट जाते हैं और फेस टुवर्ड्स डाउन साइड. फेस कहाँ होता है? नीचे की तरफ जब होता है. दैट मूवमेंट और दैट कंडीशन इज नोन एज द प्रोनेशन. These are some types of movement. Next is the law of motion and its application in the sports. Law of motion, इसके बारे में पढ़ा है यहाँ पे. Newton has given this law of motion. There are three law of motions: law of inertia, law of acceleration, and law of action and reaction. These laws plays an important in your life and sport activities also, any activity also. First law of inertia. What does it mean? Law of inertia means until unless you will not apply any force on any object, the object will be on the same position. जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, वो ऑब्जेक्ट उसी सेम पोजीशन पर ही रहता है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट नहीं होता. लॉ ऑफ इनर्शिया है इट. अब ये एक्टिविटीज़ में आपको स्पोर्ट एक्टिविटी में कहाँ अप्लाई होता है? फुटबॉल. द बॉल इज ऑन द ग्राउंड, द बॉल विल बी ऑन द ग्राउंड until or unless you will not apply any force on that. If you apply any force on the ball, then ball will become displaced, वहाँ से हट जाएगी. तो जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन पे ही रहता है. एज द हॉकी बॉल और द फुटबॉल और एनी बॉल. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन. जितना फोर्स आप अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर या फिर प्रोजेक्टाइल पर, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, बट उसके मास के अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग. सपोज एक छोटी सी बॉल है, उसको डिस्प्लेस करना है तो कम वेलोसिटी अप्लाई करने में कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएगा. अब उसी बॉल का अगर वेट बढ़ा दें, शॉर्टपुट बना दें, उसे 3 क्रूज से 5 क्रूज तक ले जाएं, तो उतनी ही वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए. मास और एक्सीलरेशन के प्रोपोर्शन में होता है फोर्स, ऐसा यहाँ पढ़ा है. तो ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वेलोसिटी की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उसका वेट कितना है. तो उस वेट के प्रोपोर्शन में अपनी फोर्स और वेलोसिटी को भी इनहेंस करना पड़ता है. तो इट्स द लॉ ऑफ मोशन एंड वी नॉर्मली यूज दिस लॉ ऑफ मोशन फिजिकल एक्टिविटीज आल्सो. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्विमिंग एंड द शूटिंग, राइफल शूटिंग.
होता क्या, व्हाट इज द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन? एक्शन रिएक्शन मीन्स व्हेनेवर यू अप्लाई एनी फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करते हैं तो इन द सेम मैनर वो ऑब्जेक्ट भी आप पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। और उसी रीजन से व्हेनेवर यू शूटिंग करते हैं तो गन जो है बुलेट के निकलते ही सेम प्रेशर आपको शोल्डर पर भी अप्लाई करती है, दैट्स व्हाई यू फील द जर्क, तभी झटका लगता है। स्विमिंग में बॉडी जो वाटर में फोर्स अप्लाई करती है, द सेम फोर्स वाटर अप्लाई ऑन द बॉडी एंड दैट्स व्हाई यू स्विम, तभी आप स्विम कर पाते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स, ओनली बिकॉज ऑफ दैट एक्टिविटीज और यू परफॉर्म द एक्टिविटी। तो इन चीज़ों के बारे में अगर प्रॉपरली पता होगा, आपको सही से पता होगा, तो आप अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस करते हैं, मूवमेंट को एफिशिएंट बना सकते हैं, पॉस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, एंड एफिशिएंसी विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। नेक्स्ट इज अ फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज आल्सो अ फोर्स दैट क्रिएट व्हेन टू सरफेसेस मूव अक्रॉस ईच अदर। जब दो सरफेस एक दूसरे के अक्रॉस मूव करती है तो उनकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है या क्रिएट होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज अ टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनामिक। ये वर्ड आप फैमिली पहले से, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मीन्स ऑन द सेम पोजिशन, डायनामिक मीन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट। तो समटाइम व्हाट हैपन्स, ये जो फ्रिक्शन है, ये फोर्स क्रिएट होता है, वो ऑन द सेम पोजिशन भी क्रिएट हो जाता है। कोई ऑब्जेक्ट कहीं सरफेस पर रखा है तो जो सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है, एक फोर्स है, दैट्स वाई वहाँ पर वो रुका हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रुका है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पर तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। वही चीज़ डायनामिक, डायनामिक मीन्स मूवमेंट की तरफ। ये डायनामिक जो है, मैंने कहा मूवमेंट कर जाएगा तो डायनामिक कंडीशन में आ जाएगा। डायनामिक कंडीशन ही दो तरह की होती है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। स्लाइडिंग में whenever any object have a स्मूथ सरफेस, सरफेस बहुत स्मूथ है, ग्लॉसी है, चिकनी है, तो दूसरी सरफेस के साथ रुक नहीं पाएगी, मूव करेगी, स्लाइड करेगी दूसरी सरफेस पे। जैसे स्किनिंग का एग्जांपल है, बर्फ होती चिकनी होती है, ऊपर से आप उसमें जो शूज़ पहनते हैं उसके नीचे ब्लेड होता है, ब्लेड क्या होता है, सिर्फ वो भी बहुत स्मूथ होता है। दो स्मूथ सरफेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस मूव करती हैं तो फ्रिक्शन जो है बहुत कम रह जाता है यहाँ पर, जिससे कि मूवमेंट डेवलप हो जाता है। दूसरा रोलिंग, रोलिंग में भी फ्रिक्शन तो है लेकिन कम है, और वो जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक सरफेस जो है उसमें व्हील है, तो व्हील होने से कांटेक्ट जो है दोनों सरफेस का वो मिनिमम हो गया। तो जितना मिनिमम कांटेक्ट होता है उतना फ्रिक्शन भी कम होता है, और जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना ही मूवमेंट हो जाएगा। जितना कांटेक्ट ज़्यादा होगा सरफेस से सरफेस के बीच में उतना ही फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही मूवमेंट भी कम हो जाएगा। अब ये चीज़ें जो है फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मूवमेंट में, वॉक करने में, रनिंग करने में, जंप करने में। अगर फ्रिक्शन सही है तो ग्रिप जो है सरफेस पे वो अच्छी होगी, ग्रिप अच्छी होगी तो यू कैन ईजिली मेक योर सेल्फ सेफ, अपने बचा सकते हैं। किससे? स्किप करने से, फिसलने से। अब क्या एडवांटेज है, वाई वी आर डिस्कसिंग, वाई वी आर स्टडिंग दिस फ्रिक्शन? तो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फ्रिक्शन? फर्स्ट इज हेल्प टू मूव। आप गिरने से बचा मूव भी तभी कर पाएंगे आप, और फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप किसी भी जगह पर फिक्स हो जाएंगे, तो मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू मूव देन यू रिक्वायर अ मिनिमम फ्रिक्शन, थोड़ा सा कम फ्रिक्शन चाहिए आपको। तो फ्रिक्शन से ही आप जो मूव भी कर सकते हैं, और स्टॉप भी तभी करते हैं जब फ्रिक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, तो स्टॉप भी कर लेते हैं। फ्रिक्शन रहेगा तभी तो, फ्रिक्शन होगा ही नहीं, बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो मूव ही करते जाएंगे, रुक ही नहीं पाएंगे, स्टॉप ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रिक्शन हेल्प्स टू मूव ऑल्सो, फ्रिक्शन हेल्प टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। होल्ड एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रखा है तो वो भी किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। इफ द फ्रिक्शन इज देयर ओनली देन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड द पोजिशन। अपनी पोजिशन को ऑब्जेक्ट तभी होल्ड कर सकता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन होगा।
ये इसका एडवांटेज है कि मूव करने में, स्टॉप करने में और उसको होल्ड करने में फ्रिक्शन हेल्प करता है। देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब फ्रिक्शन होगा जब रगड़ेगी तो सरफेस आपस में एक दूसरे के साथ, तो एनर्जी तो रिलीज होगी, तो कई बार वेस्ट ऑफ एनर्जी भी हो जाती है। प्रोड्यूसेस हीट। जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पर जो वो प्रोडक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जल्दी ख़राब भी होगा, वियर एंड टियर भी हो जाएगा, टूटेगा भी और जल्दी फट भी जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दीज आर डिसएडवांटेजेस। तभी तो क्या एडवांटेजेस हैं? तो मूव करने में हेल्प कर रहा है, और जब मूव करते जा रहे हैं तो उस मूवमेंट को स्टॉप करने में हेल्प कर रहा है और होल्ड करने में भी हेल्प कर रहा है। लेकिन ऐसा करने के साथ साथ इसमें एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, हीट भी डेवलप हो रही है, और जब हीट डेवलप होगी, एनर्जी होगी, तो वो उसकी लाइफ जो है थोड़ी सी ऑब्जेक्ट की वो थोड़ी कम हो जाएगी। लाइफ कम हो जाएगी तो वो जल्दी वियर हो जाएगा, जल्दी टेयर हो जाएगा। दीज आर सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन। भी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे शूज़ होते हैं वो इसी अकॉर्डिंग डेवलप करे जाते हैं कि यू कैन ईजिली रन और अपने को गिरने से आप बचा सको, स्पीड मेंटेन कर सको। साइकिलिंग होती है उसमें टायर बहुत जो है पत्ते रखे जाते हैं, इससे ऑब्जेक्ट का जो साइकिलिंग का सरफेस है टायर का, वो रोड के साथ कम से कम रहेगा। रोड के साथ कम रहेगा तो फ्रिक्शन कम रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो whenever we keep these things remember, then we can enhance or we can improve the performance in any physical activity. और on the basis of that you can prepare in better way, अच्छे तरीके से अपना को तैयार भी कर सकते हैं. These are the topics of the biomechanics in sports. We will discuss the rest of the topics in the next video. Till then, have a nice time. Thank you.